गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी एक बार फिर से आप सभी का यूपी अड्डा 24/7 चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे और बेहतर तरीके से, जितने अच्छे होंगे उतनी ही 2 के मल्टीप्लाई से आप स्टडी कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए फटाफट से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे और सभी को इन्फॉर्म कर देंगे कि हमारी हिंदी की क्लास जो 4 से 5 डेली चलती है, जिसमें हम डेली मॉक टेस्ट लेते हैं, जिसमें हम डेली का डेली एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। यानी कि सुबह तो हम थ्योरी वाइज हिंदी पढ़ रहे हैं, मगर शाम 4 से 5 आप सभी की प्रैक्टिस के लिए हम इस सेशन को लेते हैं। और इस सेशन को लेने का केवल मेरा एक ही पर्पज होता है, एक ही मकसद होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। देखो, कहा जाता है कि हम जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं, सपोज जैसे हमने संधि पढ़ लिया तो हमें संधि का चैप्टर याद रहता है, मगर जब सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाए, बोलते नहीं यदि ब्रह्मास्त्र हमारे सामने आ रहा है तो हमें ब्रह्मास्त्र का जवाब पता है, मगर जब हमारे इस साइड से शिवास्त्र आ रहा है, इस साइड से ब्रह्मास्त्र, इस साइड से विष्णुनास्त्र, इस सब पाशुपतिनास्त्र, मतलब सारे अस्त्र एक साथ आते हैं, हम सबके उत्तर देते जाते हैं। जैसे रामायण में कहा जाता था कि मेघनाथ तीरों के ऊपर तीर बरसा रहा है लक्ष्मण के ऊपर, और लक्ष्मण हर एक तीर का जवाब देते जाते हैं। उसी प्रकार से हमें यही सीखने को मिलता है, तीरन से काटे तीरन को तीर लड़ावे। तो सबसे पहले मेरे सभी दोस्तों को माय डियर गुड इवनिंग, वंदे मातरम, एंड सभी को दिल से जय हिंद माय डियर, सभी को दिल से जय हिंद, एंड सभी मेरे प्यारे दोस्तों को शुभ संध्या काल, शुभ संध्या काल। तो चलिए फटाफट से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। हमारे साथ रेनू, प्रियंका, किरण जुड़ चुकी हैं, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल, अखिलेश, शिवानी, सभी को गुड इवनिंग डियर, सभी को गुड इवनिंग। मनोज, गुड इवनिंग डियर। देखो, आप सभी लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दिया करो कि हमारी क्लास डेली चलती है, शाम 4 से 5 डेली चलती है। तो आप लोगों को इसमें आना अनिवार्य होता है यदि प्रैक्टिस करनी है तो। यदि प्रैक्टिस नहीं करनी है तो फिर कोई इशू ही नहीं है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर कोई इशू नहीं। आई थिंक आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, राइट। तो जल्दी से फटाफट से मेरे दोस्त सभी लोग सेशन में आ जाएंगे। देखो, कहा जा रहा है कि आपको अभी डबल वैलिडिटी का ऑफर है मेरे दोस्त, आज रात 12 बजे तक। पहली बात तो मैं बता दूं, आज रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक आपको ऑफर है महापैक पर डबल वैलिडिटी ऑफर का। तो याद रखना, आज रात 12 बजे के आप पहले जुड़ सकते हैं Y298 कोड का इस्तेमाल करके। कॉल क्यों नहीं रिसीव किया भाई? किसने? SJ बोल रहे हैं कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? किसे कॉल किया गया था? सामने लाया जाए उसे, सामने उसे ना देखो, नोटिफिकेशन नहीं आती है सेलिस, बट मैंने आपको टाइमिंग बता के रखी है कि हमारी सुबह 8 से 9 क्लास होती है AM पर। अब आपको क्या करना है, और दूसरी होती है हमारी 4 से 5 PM, और दूसरी होती है हमारी 4 से 5 PM पर। अब इसमें क्या करना है आपको, कोई आ रहा है नोटिफिकेशन या नहीं आ रहा है, आपको शादी का निमंत्रण आ रहा है या नहीं, हमें तो भंडारे में पहुंचना है, वहां को निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। पर भंडारे में कैसे एकदम देखते हो भाई साहब, 3 बजे से शुरू हो जाएगा खाना भंडारे का, चलो भाई 3 बजे ही पहली लाइन मिलनी चाहिए, लाइन नहीं बढ़नी चाहिए, भीड़ हो जाती है। तो ऐसे किया करो। चलिए मेरे दोस्त सुनो ध्यान से, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संभाल लो जहां जिंदगी खड़ी है। कहा जाता है कि जो सजने संवरने पर, जो अपने अय्यासी पर, जो अपने शौकों पर अभी ध्यान दे रहे हैं, तो मेरे दोस्त हमें चीजें बाद में कर सकते हैं, हम गाड़ी घोड़ा बंगला बाइक पे हम बाद में घूम सकते हैं, मगर यदि आपने पल नहीं संवारा, इस पल को, इस क्षण को आपने मेहनत नहीं की, तो यकीन मानना आपके सारे के सारे पल बेकार हो जाएंगे, सारे के सारे क्षण बर्बाद हो जाएंगे। आज के क्षण पर, इस क्षण पर आपका जीवन टिका हुआ है। कल यूपी SSC PET का रिजल्ट आया, आप सबको पता है। यूपी SSC मेरे दोस्त PET का रिजल्ट आया, कई दोस्तों का जो परसेंटाइल है वो 50 से नीचे रहा है। यानी जो परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूं तो 50% से नीचे रहा है। कहने का मतलब मेरे दोस्त, अब सोचिए उनके चांस बहुत कम है होने के। परसेंटाइल की बात की जा रही है, परसेंटाइल की बात की जा रही है, परसेंटाइल की बात की जा रही है, ठीक है ना। परसेंटाइल मेरे दोस्त कितना, तो 50% से कम रहा है तो उनके सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। तो सीधा सा मैं कहने की बात करता हूं कि मेरे दोस्त हमें पढ़ना पड़ेगा। गुड इवनिंग रेनू, नीरज, पूर्णिमा, सभी को गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले आप सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। एक बार जोरदार तरीके से सभी प्यारे दोस्त सेशन को शेयर प्लस लाइक जरूर कर देंगे और सबको इन्फॉर्म कर देंगे कि भैया जी हमारी क्लास
स्टार्ट हो चुकी है। भैया जी हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दीजिए। गुड इवनिंग नीरज, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अब देखो शेयर करना आपका कर्तव्य बनता है। दीपक गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग। अब देखो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अदर ऑफिस में भेजी जा रही है, उसकी कॉपी किसी अदर अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है, तो उस पत्र को क्या कहा जाता है? मैंने कहा प्रति। आपने सुना होगा फोटोकॉपी को क्या कहा जाता है? एक प्रति करना है कि दो प्रति करना है? तो आप कहते हो एक प्रति कर दो, यानी एक फोटोकॉपी कर दो। तो एक प्रति कहने का मतलब एक फोटोकॉपी यानी प्रतिलिपि। इसका सी ऑप्शन एकदम 100% सही है। आगे देखिए प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय शब्द हैं आखिर इनको क्या कहा जाता है? मूल शब्द हैं, शब्दांश हैं, वाक्यांश हैं या काव्यांश हैं? एडमिट कार्ड अक्षय सोनी, हाँ हमेशा 5 या यूपी की कहानी मैं बता रहा हूं, यूपी में हमेशा एडमिट कार्ड 5 या 7 दिन पहले आते हैं। यूपी की बता रहा हूं, 5 या 7 दिन पहले आते हैं एडमिट कार्ड। कहां पर? उत्तर प्रदेश में 5 या 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आते हैं। मैंने कहा प्रत्यय क्या है, ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग। देखो क्या कहा मैंने, एक जो आपका यहां पे मूल शब्द है, ये है आपका मूल शब्द। अब मैंने कहा मूल शब्द है, ये हो गया, इसके लास्ट में कुछ चीज जुड़ेगी, इसके स्टार्टिंग में कुछ चीज जुड़ेगी। तो यदि स्टार्टिंग में जुड़े तो उपसर्ग और लास्ट में जुड़े तो प्रत्यय कहा जा रहा है। अच्छा ये तो हो गया। प्रत्यय क्या है? तो मैंने कहा ध्यान से सुनो, प्रत्यय क्या है? तो मैंने कहा प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, यानी कि एक शब्द है, पूरा का पूरा एक शब्द बना दिया जाता है। फिर मैंने कहा शब्द से जब उसे तोड़ा जाता है तो वाक्य का अंश नहीं मेरे दोस्त, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द का अंश होते हैं, यानी बी ऑप्शन 100% सही है, बाकी सब गलत हैं। ध्यान से पढ़ो अगला क्वेश्चन। किसी वार्तालाप या विभाग का, किसी वार्तालाप जो हम बात कर रहे हैं या विभाग का, वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखता है। मैंने कहा दिख रहा है अंकित मेरे दोस्त, दिख रहा है आपका एसएमएस, दिख रहा है समीर, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। मैंने कहा एक होता है हेड, किसी विभाग का वह कर्मचारी जो अपने अधीन, एक हो गया ये हेड, वो अपने अधीन, इसके अंडर जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त सबके ऊपर निगरानी रखता है। तो इसे क्या कहा जाता है? अधिवक्ता, अधीक्षक या फिर मेरे दोस्त अध्यक्ष या अभियुक्त क्या कहा जाता है? देखो अध्यक्ष पद तो होता है जो चुनाव जीत करके बनता है, जो चुनाव जीत कर बनता है, मगर विभाग की बात की जा रही है तो पुलिस विभाग हो या कोई डिपार्टमेंट हो, तो मेरे दोस्त जैसे आपको पता है जिले का हेड कौन होता है, आप सभी को पता है जिले का हेड एसपी होता है, तभी तो उसे कहा जाता है मेरे दोस्त पुलिस अधीक्षक। क्योंकि जिले में जितना पुलिस बल काम कर रहा है, जितना पुलिस का तंत्र यानी सिस्टम काम कर रहा है, उनका सभी का कभी ना सभी का हेड होता है अधीक्षक, इसलिए इसको अधीक्षक कहा जाता है। आगे देखिए क्या कहा जाए। गुड इवनिंग सीमा, गुड इवनिंग। राजीव, मृणाल तथा पद्म आदि निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राजीव, मृणाल तथा पद्म आदि निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? फटाफट बताइए किसके पर्यायवाची शब्द हैं? नैना, जल्दी से मेरे दोस्त एक बार शेयर वेयर कर दो सेशन को यार। देखो इतना मत सताया करो, इतना मत सताया करो। मैंने कहा राजीव, राजीव लोचन, आपने सुना होगा राजीव नयन, यानी राजीव के समान नयन, राजीव के समान लोचन, यानी राजीव किसका पर्यायवाची होता है? भगवान राम को राजीव नयन कहा जाता है या राजीव लोचन, यानी राजीव कमल का पर्यायवाची होता है। तभी भगवान राम को कहा जाता है कि भगवान राम के जो नेत्र हैं वो कमल के समान है। भगवान राम के जो नेत्र हैं, जो आंखें हैं, वो कमल के समान है। तो मेरे दोस्त कमल नयन, क्या कमल के समान नयन, राजीव अर्थात भगवान राम, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। ध्यान से, अभी आपकी रिसेंटली सुबह के बैच में संधि टॉपिक चल रहा है, सुबह के बैच में संधि चैप्टर चल रहा है, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी। चलिए इतनी तो बताई थी कि आप एक संधि पहचान सकें। मैंने कहा स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि क्या इसमें ट्रिक लग रही है स्वर संधि की? तो आप कहो सर दूर दूर तक नहीं लग रही है, दूर दूर तक नहीं लग रही है इसमें ट्रिक, यानी स्वर गया।
मैंने कहा विसर्ग गया क्या? मैंने अभी पढ़ाया था कल परसों पेड बैच में भैया, अनुस्वार को, पंचमा अक्षर को अनुस्वार में बदला जाता है। तो मैंने कहा सम प्लस सार। क्या लिखा मैंने? सम प्लस सार। तो याद रखना मेरे दोस्त, मां को हम अनुस्वार में बदल देते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है? संसार। मां को हमने अनुस्वार में बदल दिया और सेम एज इट इज वैसा का वैसा लिख दिया, तो मेरे दोस्त बन गया संसार। याद रखो तो क्या होती है? व्यंजन संधि। क्योंकि यहां पे मां क्या है? व्यंजन है, तो क्या होती है मेरे दोस्त? व्यंजन संधि। व्यापार, बैंक एवं मंडी। क्या कहा है मैंने? व्यापार जो हम बिजनेस करते हैं, बैंक है, एवं मंडी है जहां पर हम माल सप्लाई करते हैं, माल बेचते हैं, में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? 6 क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, बताइए 6 क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट। अरे यार आप शेयर नहीं करते हो तो बुरा लगने लगता है। चलिए कोई इशू नहीं, चलेगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। गुड इवनिंग प्रांजल, युग त्रिपाठी बोल रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बोल दीजिए प्रांजल। ध्यान से देखो, बैंक हुआ, व्यापार हुआ, मंडी। ध्यान से देखना, बैंक में ज्यादातर कॉमर्स का यूज होता है। किसका यूज होता है? कॉमर्स। तो मैंने कहा कॉमर्स के लिए, और कॉमर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाणिज्य कहा जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त इसको कहा जाता है वाणिज्यिक हिंदी। यानी जो व्यापार, बिजनेस, बैंक एवं मंडी में जो भाषा का यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक हिंदी के नाम से जाना जाता है। राइट, किस नाम से जाना जाता है? वाणिज्यिक हिंदी। उषा गुड इवनिंग डियर। आगे देखिए, 2 किलो अनाज। मैंने कहा भाई मुझे 2 किलो अनाज दे दो, या आपने मेरे से कहा सर मुझे 2 किलो बर्फी सेंड करवा दो, दिवाली आ रही है। मैं कहूंगा अरे भाई मुझे करवा दो मेरे एड्रेस पे, मैं ही क्यों? अरे कोई नहीं, मैं करवा दूंगा, ठीक है, मैं करवा दूंगा आपके एड्रेस पे बर्फी सेंड। तो मैंने कहा 2 किलो काजू कतली सेंड करवा दो भाई साहब, काजू कतली सेंड करवा दो। तो मैं कहूंगा देखो भैया, परिमाणवाचक, पहले तो इसमें दिमाग लगाओ कि परिमाणवाचक है क्या। मैंने कहा परिमाणवाचक में नापने तौलने वाली चीजें आती हैं। तो आप जब काजू कतली लेते हो तो नाप तौल के लेते हो कि अंदाज से लेते हो? तो आप कहोगे सर नाप तौल के लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि परिमाणवाचक तो आएगा ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन में हमारा परिमाणवाचक है, केवल सी ऑप्शन, 7th का सी, और किसी ऑप्शन में हमारा परिमाणवाचक नहीं है। देखो आंसर निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। मैंने कहा हम जब अनाज लेते हैं तो अनाज कैसे लेते हैं? नाप कर लेते हैं, तौल कर लेते हैं। 2 किलो अनाज दे दो, 10 किलो अनाज दे दो, सी ऑप्शन। कौन सा मुहावरा नहीं है? ध्यान से देखना। बिल्कुल युग, बिल्कुल शेयर करके बिल्कुल आइए मेरे दोस्त, बिल्कुल आइए। रुके हुए हम 5-7 सेकंड। मैंने कहा कौन सा मुहावरा नहीं है। अब जब मैंने मुहावरा की बात की तो ध्यान से देखना, मैंने कहा मेरा माथा ठनक गया, यानी कि तुम कुछ मेरे बारे में साजिश कर रहे थे, मेरा माथा ठनक गया। मुझे क्या हो गया? पहले से महसूस हो गया। माथा फूटना कोई मुहावरा नहीं है। आंखें चुराना यानी कुछ कांड करके आप आए हो और कान खड़े हो रहा, यानी तुम्हारी कोई बातें कर रहा था, चुगली सुनना, आप किसी की बोलते नहीं है, किसी की सीक्रेट बातें आप सुन रहे हो, तो मेरे दोस्त उसको कहा जाता है कान खड़े होना। मगर यहाँ पे माथा फूटना कोई मुहावरा नहीं है। माथा फूटना कोई मुहावरा नहीं है। निम्न में से युद्ध भूमि का सामासिक विग्रह क्या होगा? युद्ध भूमि, फटाफट बताइए, युद्ध भूमि के लिए सामासिक विग्रह क्या होगा? युद्ध भूमि। मैंने कहा युद्ध भूमि क्या होती है? जिसमें युद्ध होता है, और जिसमें युद्ध होता है उसको युद्ध भूमि कहा जाता है, यानी कि युद्ध के लिए भूमि। तो याद रखना एक बात, इसमें क्या लिखा है मैंने? युद्ध के लिए भूमि। एक चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, युद्ध के लिए भूमि। और जब मैंने के लिए लिख दिया, जब मैंने के लिए लिख दिया तो ध्यान से सुनना, जब मैंने के लिए लिख दिया तो क्या करना, क्या लिखना है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। याद रखना विभक्ति क्या होती है? तो मैंने कहा संप्रदान की विभक्ति होती है को के लिए, और संप्रदान की विभक्ति यदि को के लिए है तो के लिए का प्रयोग किसमें किया जाता है मेरे दोस्त? याद रखना युद्ध के लिए भूमि, या यहां पे गलत जुड़ गया, या यहां पर गलत जुड़ गया। युद्ध के लिए भूमि यानी संप्रदान तत्पुरुष समास। यदि नाम पूछा जाता तो, नाम तो पूछा नहीं गया है। चलिए, कारक के कितने भेद हैं? भाई साहब कारक को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है,
कारक को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। ध्यान से देखना, क्या कहा जाता है? विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। और दूसरी बात, कारक को 8 चिन्ह होते हैं। कारक के कितने चिन्ह होते हैं? 8 चिन्ह होते हैं। मगर पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा कारक चिन्हों को परसर्ग नाम किसने दिया था? कारक चिन्हों को परसर्ग नाम किसने दिया था? तो याद रखना, कारक चिन्हों को परसर्ग नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। यानी कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है, याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कारक चिन्हों को परसर्ग नाम दिया था। और 2 कारक ऐसे हैं, कौन कौन से? कर्ता कारक और संबोधन कारक, जिनका समास नहीं बनाया जाता है। यानी कि 6 कारक चिन्हों का समास बनाया जाता है। चलिए आगे। रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, रेखांकित शब्द में आपको समास बताना है। जो ये शब्द रेखांकित किया है इसमें समास बताना है। अब देखना ध्यान से, कितने लोग गलत देंगे इसका आंसर, कितने लोग गलत देंगे 11th क्वेश्चन का आंसर। रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, बताइए जल्दी से। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। कर्मधारी नहीं, कर्मधारय लिख लेना सही करके। क्या लिख लेना? कर्मधारय। जल्दी बताइए, जल्दी से मेरे दोस्त, एक बार फटाफट से मार दीजिए। गुड इवनिंग अदिति, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग डियर। ध्यान से देखो, 11th का ए देने लग रहे हैं, पक्का 100% श्योर। बी दिया है तत्पुरुष समास। अरे भैया जी सुन लो ध्यान से, जहां पर एक शब्द 2 बार आए, जैसे एक ए आ गया, फिर दूसरा ए आ गया, फिर मैंने कहा यहां पे बी आ गया, फिर दूसरा बी आ गया, यानी कि रिपीट हो रहा है। यानी कि एक पूरा का पूरा वर्ण रिपीट हो रहा है। और जब रिपीटेशन हो रहा हो शब्दों का, जहां पर शब्दों का रिपीटेशन हो रहा हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और यदि आपको जानना है, तो मैंने कहा यदि आपको जानना है तो मेरे दोस्त एक बात याद रख लेना, इसमें और भी लिख लेना इसकी ट्रिक। आ भर प्रति, आ भर प्रति, वे हर यथा। जहां पर आपको ऐसे शब्द मिले वहां अव्ययी भाव समास होता है। जहां पर आपको ऐसे शब्द मिले वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो ए ऑप्शन यहां पे 100% सही है। आगे देखिए, सरस्वत्याराधन का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से बताइए। अभी बता दूंगा आपको। क्या बताना है मेरे भाई योग्य, क्या बताना है? बताइए क्या बताना है आखिर। ओ काजल, अरविंद बोल रहे हैं भाई साहब बता दो क्या। ओ काजल, ए काजल, ओ ए ओ वो। मेरे भैया जी पढ़ लो, याद रखना। जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बिगड़ा ना, यदि ऐसा ही ऐसे बिगड़ गया ना, तो ओवर एज एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। दिमाग को बैठा लेना। यूपीएसआई केवल एक बार मौका देता है सभी को, एक बार। यदि ये पेपर बिगड़ा ना तो दोबारा मौका ही ना मिलेगा। अब हमारा ट्विस्टर सपना था, वो सपना ही रह जाएगा। जो वो उदाहरण है ना, सपना, सपना समझ कर भूल ना जाना, जो ऐसा ही आपने सपना संजो रखा है वो एक फिर सपना ही रह जाएगा, हकीकत में ना हो पाएगा। बताइए सरस्वत्याराधन क्या दे रहा है? 12th क्वेश्चन का ए आंसर दे रहा है, कोई बी दे रहा है। 12th का कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है। अब ध्यान से देखो, आप लोग दिमाग ही नहीं लगाते, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते। मैं कहूंगा सच में नहीं लगाते। मैं क्या बोलूं आपसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। मैंने कहा ध्यान से देखो मैं कैसे प्रश्न को हल कर रहा हूं। मैंने कहा सरस्वत्याराधना में जब मैंने देखा तो लास्ट में आ छोटा आ, लास्ट में ना कैसा था? छोटा ना था, बड़ा ना नहीं था। कैसा ना था? छोटा ना। मैंने कहा यहां पे बड़ा ना दिया गया है, यहां पे बड़ा ना दिया गया, यानी कि सी और डी ऑप्शन से गया, सी और डी ऑप्शन से गया। अब मैंने कहा हमारे सामने बचता है ए और बी। हम बचपन में जो सरस्वती माता लिखते थे तो हम कैसे लिखते थे? सरस्वती। यानी सरस्वती में लिखने के लिए हम बड़ी ती लगाते थे, छोटी ती नहीं लगाते थे। इस ऑप्शन में छोटी ती है, इसलिए ए ऑप्शन भी हट गया। हमारा एक ही ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन, जो 100% सही होगा, बिना किसी डर के सही होगा। ध्यान से देखो, बी ऑप्शन। अरविंद आप ए दे रहे हैं, बिल्कुल निहायती गलत दे रहे हैं। और धर्मेंद्र भी ए दे रहे हैं और एसजे भी ए दे रही हैं। ए या बी? अब ध्यान से देखो, अनूप भी ए दे रहे हैं और जो ए दे रहे हैं वो सब गलत दे रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि सीधा सा आंसर निकल रहा था, आपको पता लग गया। सुबंत का संधि विच्छेद क्या है? सुबंत का संधि विच्छेद क्या है? फटाफट बताइए।
सुबंत का संधि विच्छेद। जल्दी से देखो मेरे भाई, जल्दी से देखो। सुबंत क्या है? सरस्वती आराधना में सरस्वती की जो आराधना होती है उसको कहा जाता है सरस्वती आराधना। जो सरस्वती माँ की आराधना होती है उसको कहा जाता है सरस्वती आराधना। और मगर हमारा लास्ट में छोटा ना लिखा हुआ था, इसलिए हमने इसको गलत बनाया, इसीलिए हमने इसको गलत बनाया। सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखो संधि का नियम क्या कहता है कि पहला शब्द बदलेगा तीसरे में, पहला बदलेगा तीसरे में, यानी कि थर्ड पे क्या आता है देखते हैं। पा फा बा, यानी पा पहले पे आता है, पा फा दूसरे पे आता है, बा तीसरे पे आता है, पा फा बा भा मा। अब मैंने कहा जब बदलेगा, पा बदलेगा बा में, तो इसी प्रकार से साइकिल चलेगा, बा बदलेगा पा में, यानी कि जब ए इसमें बदल रहा है तो ये इसमें बदलेगा, पहला तीसरे में बदल रहा है तो तीसरा पहले में। अब मैंने कहा यहां पे बा कैसा है? बा तीसरा है, तो अब तीसरा किस में जाएगा? पहले में। एक ऑप्शन देखो, बा का तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन बच रहा है जिसपे पा आ रहा है, एक ही ऑप्शन में पा दिया गया है, सही हो जाएगा, सब अपने आप हट जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। संधि का नियम कहता है पहला वर्ण तीसरे में बदलेगा और तीसरा बदलेगा पहले में, तो इस हिसाब से हमारा केवल एक ऑप्शन बच रहा था डी, जो सही हो जाएगा। चलिए, पदक्रम की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है? सही वाक्य आपको बताना है। मैं गर्म प्याला चाय चाहता हूं, मतलब मुझे गर्म चाय नहीं चाहिए, मुझे प्याला गर्म चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी रखा हो, चाहे उसमें कुछ भी रखा हो। मैं गर्म प्याला, भाई साहब प्याला गर्म नहीं चाहिए, हमें चाय गर्म चाहिए, यानी ये पदक्रम की दृष्टि से गलत हो रहा है। हो रहा है या नहीं? बिल्कुल हो रहा है। फिर कहा है मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूं, ये सही लग रहा है, इसको होल्ड पे डालते हैं। मैं प्याला चाहता हूं गर्म चाय का, मेरे दोस्त ये पदक्रम हो गया, क्योंकि हमें कर्म पहले चाहिए, ये कर्म नहीं है। मैं देखो इसमें क्रिया पहले रख दी, क्रिया लास्ट में आती है, इसीलिए हमारा ये दोनों गलत हो गया। बी ऑप्शन हमारा पैसे ही सही हो जाएगा, क्योंकि पहले कर्ता आता है फिर कर्म आता है, पहले कर्ता आएगा और फिर कर्म आएगा। मैंने कहा क्या पी रहे हो? चाय पी रहे हो, तो चाय कर्म हो जाती है। जीवन मुक्त, बताइए क्या दे रहा है? जीवन मुक्त। जीवन से मुक्ति मिल जाएगी आपको जब जॉब लग जाएगी, अभी तो नहीं मिलने वाली। बताइए, मैंने कहा जीवन मुक्त, जीवन मुक्त, जीवन मुक्त क्या है बताइए फटाफट। देखो शेयर कर दो एक बार। हम 140 चल रहे हैं, आई थिंक हम हर रोज 200 प्लस जाते हैं और आज 140, तो ये तो बात वही हो गई। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, सब कुछ यहाँ मिल रहा है, फिर भी कहाँ भटक रहे हैं आप। बिल्कुल लविस्तर आए हैं, कुछ बात करना चाहते हैं आपसे तो 2 मिनट बात कर ली जाए सर से, क्या बताना चाहते हैं? नमस्कार यार, एक काम करो, थोड़ा लाइक एंड शेयर मारो, क्या क्लास को आगे आगे पहुंचाओ। एंड दूसरी बात आपको बता दें कि आपके पास एक गूगल फॉर्म आपका लगा होगा आपके यहाँ पर आपके चैट बॉक्स में। तो ये जो गूगल फॉर्म लगा हुआ है, आप सब इसको जो है क्या करें, भर दें। इससे क्या होगा, संडे को हम लोग एक काम कराने वाले हैं। संडे को सुबह 10 बजे आप फैकल्टी से डायरेक्ट अपनी बात कर सकते हैं। सपोज करिए आपको पवन सर से कोई क्वेरी पूछनी है, अगर आप मान लें आपको, भैया नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, आपके माँ बाप को प्रणाम। अगर आप सपोज करें आप सभी को, किसी को भी अगर पवन सर से कोई क्वेरी पूछनी है तो पवन सर से वो क्वेरी आप पूछ सकते हो डायरेक्ट, वो भी डायरेक्ट जूम के थ्रू आप पूछोगे जाकर के, हाँ पवन सर हमें ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें एक काम ये करना है, ये सर दिक्कत आ रही, प्लीज इसको बताएं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है प्रभाकर, सपोज करिए आप एक काम करना है, आपको जीएस के बारे में पूछना है या करण के मैम से बात करनी है, तो वो आपको डायरेक्ट बताएंगे, आपको गाइडलाइन देगी जाकर के कि हाँ आपको ये करना होगा, ये नहीं करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहला एक काम करना पड़ेगा, जो गूगल फॉर्म है उस फॉर्म को फटाफट फिल कर दीजिए। अब आप ये लोग ये बताओ कि आप लोग आओगे या नहीं आओगे, ये सही है या गलत है? ये जो कदम उठाया गया कि हम लोग का प्लान ये था, नमस्कार भैया आलोक, नमस्कार आप सभी को, हम लोग का प्लान ये था कि बहुत सारे सर ऐसे जगह हैं जहां पर बच्चों को टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, यानी उनको कम से मुझसे बात तो करें, उनको जो दिक्कतें हैं वहां पर जाकर के बात करें। अब आप ये बताओ। हाँ युग बोले सर मैं संडे को बुआ के घर जा रहा हूँ, बुआ को भी जूम पे जोड़ना, पता चलेगा पढ़ रहे हो या फालतू में बैठे, मतलब वैसे ही सर बुआ से बात की जाएगी, पढ़ रहा है आपका भतीजा या नहीं, तो आपको सबको जोड़ना है ना, जितना मैक्सिमम। देखो आप लोग हमेशा कहते थे सर आपसे बात नहीं हो पाती है, आपको जिस भी टॉपिक में जिस भी विषय के लेकर डाउट है, सर इसको कवर कैसे करें, हमारा वो टॉपिक वीक है, हमें आखिर उस टॉपिक को कैसे बूम करना है, बहुत अच्छा करना है, तो ये सब टीचर से आप ऐसा नहीं कि लिखकर बात करोगे, सीधा फोन पे बात होगी, है ना सर? नहीं सर, फोन पे नहीं सर, डायरेक्ट सीधी बात, आप अपने टीचर से बात करेंगे, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और देख रहे होंगे हम एक दूसरे को आप कनेक्ट करके बात कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर्म आपके चैट बॉक्स में आ रहा
होगा तो इसको चैट बॉक्स में से आप कमेंट जहां पर कर रहे हो सबसे ऊपर देखो लिख रहा है कि फिल दिस फॉर्म फॉर, ये लिख करके आ रहा है आपका येलो कलर से लिखा हुआ यूपी अड्डा 247, इसको आपको सही करना है। राइट आइडिया है, देख सर बच्चे मतलब इस आइडिया को प्रेफर कर रहे हैं कि हाँ सही है। ओके, फॉर्म कैसे भरा जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे, आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है, नंबर आपका पूछ रहा है, ठीक है। अब यार ऐसा नहीं है ऑनलाइन भैया, यहाँ पर नंबर बार फोन नहीं आएगा कि हाँ तुम्हें बैच खरीदना है, ये नहीं आएगा मेरे भाई, परेशान मत होइएगा। नॉर्मल आप एकदम सेफ जोन में, परेशान मत हो। अच्छा सर आप नंबर दे दीजिए सबको सीधा। अच्छा भैया इस फोन नहीं तो नंबर से फिर एक ही लोग कनेक्ट होगा ना, सब लोग नहीं हो सकते कनेक्ट, हमें सबको कनेक्ट करना है मेरे भाई। सबसे बड़ी बात भैया अनुप्रणाम, ये पे काम करना है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचाओ, ये आपकी जिम्मेवारियां हैं। कम से कम समय में हम लोगों ने एक टास्क लिया है सर, बहुत बड़ी चीज, अपने यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, तो आप पे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग आएंगे और हम लोग प्रयास करेंगे आपके हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करने का। तो प्लीज आप लोग क्लास करिए। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है ना, देखो और आपको कोई भी डाउट है सबसे पहले आपको देखो गूगल में ऊपर जो लिंक होता है ना, जो पिन है वहां पे एक फॉर्म दिया गया होगा, वहां से आप बात कर सकते हैं। खैर तो संडे को वो होगा, अभी हम पढ़ने और पढ़ाने का अपना कारोबार आगे बढ़ाते हैं। मतैक्य के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? मतैक्य, अब देखो यदि मतैक्य में नाम पूछा जाता कि नाम क्या है, तो मेरे दोस्त याद रखना जहां पर ऐ की मात्रा हो, जहां पर औ की मात्रा हो, वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है मेरे दोस्त? वृद्धि स्वर संधि होती है। तो मैंने कहा यहां पर क्या है हमारा भैया, ऐ की मात्रा है यानी वृद्धि स्वर संधि होगी, मगर नाम नहीं पूछा है, मगर नाम नहीं पूछा है पूछने वाले ने। तो मैंने कहा मत प्लस ऐक्य होता है मतैक्य। क्या होता है मेरे दोस्त? मत प्लस ऐक्य होता है मतैक्य। मत किस ऑप्शन में है? एक ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, यानी ए और ए गया। मैंने कहा एक लगाया जाए या एक के लगाया जाए, तो मैंने कहा एक का मतलब होता है एकता, तो मेरे दोस्त डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मत प्लस एक के मतैक्य यानी कि मतों में एकता, मतों में जो पूरा वोटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में बात की जा रही है। अपर लोक, अपर लोक में कौन सा उपसर्ग है? फटाफट बताइए। अपर लोक जल्दी से मेरे दोस्त शेयर कर दो। और अपर लोक, मैंने कहा अपर प्लस लोक, तो अपर ही इसमें उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग जो आगे जोड़ा जाता है। और उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश होता है। उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश होता है। प्रत्यय भी शब्दांश होता है, यानी किसी शब्द के अंश होते हैं। फिर कहा जा रहा है परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? 19 क्वेश्चन का आंसर परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। इन दिनों में आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा इन दिनों में नहीं, जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं? ये सही है होल्ड पे डालते हैं, ये सही है होल्ड पे डालते हैं। मैंने कहा जब क्या आ गया तो क्वेश्चन टैग आना चाहिए, क्या आ गया तो क्वेश्चन टैग आना चाहिए। बी ऑप्शन लगा दीजिए, सही है। बी ऑप्शन आपका 110% सही है, 1001% बी ऑप्शन सही। आगे तदुपरांत में उपसर्ग है, तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग है? बताइए 20 क्वेश्चन का आंसर। तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग है? फटाफट बताइए जल्दी से। तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग है? बता सकते हो या नहीं, या फिर नहीं आ रहा? सीधा कह दो सर हमें नहीं आ रहा। तो मैंने अभी कहा था ता था दा, ता था दा, पहला शब्द तीसरे में बदलता है तो तीसरा पहले में बदलेगा। जब लिखा है तदुपरांत तो दा का पहला शब्द क्या है? तत्, तो ये हो जाएगा तत् प्लस उपरांत। क्या हो जाएगा? तत् प्लस उपरांत, तो ये बन जाता है तदुपरांत, यानी कि मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? ता। तो ता तत् किस में है? डी ऑप्शन में है। तत् प्लस उपरांत, डी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी सारे के सारे गलत दे रहे हैं, डी ऑप्शन आपका 100% सही होगा। आगे देखते हैं। दीन दुनिया का ना रहना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मैंने कहा कहीं का ना रहना। दीन दुनिया का ना रहना यानी कहीं का ना रहना। कहीं का ना रहना मतलब मतलबी होना नहीं। सबसे अलग हो जाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना बिल्कुल भी नहीं। सन्यासी हो जाना, सब कुछ त्याग देना। फिर मैंने कहा है सब तरह से पतित होने को ही कहा जाता है कि अब मैं कहीं का नहीं रहा, ना घर का ना घाट का, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, यानी मैं सब तरह से पतित हो चुका हूं, सब तरह से मैं पतित हो चुका हूं। मेरे दोस्त आगे देखिए, जिसके समान कोई दूसरा नहीं के लिए उपयुक्त एक शब्द है। शेयर वेयर कर दो, सच बता रहे हैं कुछ ना मिलने वाला वह ना। एक क्लास जैसे एक चलती थी ना हिंदी की पहले, एक क्लास सुबह से, उसी को फिर कर दिया जाएगा। कोई इशू नहीं है इतना बड़ा वाला, इतना बड़ा इशू है ही नहीं। जैसा आप लोगों को लगता है ना, फिर से वापस से एक क्लास ही कर दी जाएगी। जो सुबह 8 से 9 चल रही थी ना डेली, उसी को फिर कर दिया जाएगा, इसको बंद करके। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि इसको हमें कंटिन्यू रखना ही रखना है।
जिसके समान कोई दूसरा ना हो से क्या कहा जाता है? वाइस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बताइए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो से अद्वितीय कहा जाता है, यानी दूसरा यानी द्वितीय, दूसरा का मतलब द्वितीय, और एक ही ऑप्शन में द्वितीय लिखा हुआ था, एक ही ऑप्शन में द्वितीय था, किसी ऑप्शन में नहीं था। तत्पुरुष समास पहचानिए, दिए गए विकल्पों में से तत्पुरुष समास पहचानना है। तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति चिन्ह दिए गए हों, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तत्पुरुष का भेद हो सकता है। मैंने कहा भूखा प्यासा, भूखा और प्यासा, राजमहल राजा के लिए महल, चौराहा चार राहों का। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा जिसमें विभक्ति चिन्ह हो, तो राजा के लिए महल, देखो इसमें आ गया राजमहल यानी कि राजा के लिए महल। जब राजा के लिए महल की बात कर ली गई है तो मेरे दोस्त के लिए किस में आता है? तत्पुरुष समास में। नील कमल, नीला है जो कमल, जब है जो आ जाए तो कर्मधारय समास, और के समान आ जाए तो कर्मधारय समास। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखते हैं, भूखा और प्यासा यानी कि द्वंद्व समास, और चौराहा तो अपने आप द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा तो अपने आप क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? 24 क्वेश्चन का आंसर बताइए। पता, एक बात बताऊंगा, बुरा नहीं लगना चाहिए, सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा कड़वा होता है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, या आपके साथ गुजर चुका है, तो आपको YouTube पर पढ़ना नहीं है, बस इतना दिमाग में बैठा लेना। जो इंसान YouTube पर जितना ज्यादा टाइम पास करेगा, जितना ज्यादा टाइम पास करेगा, तुम लोग उसके पास उतना जाते हो। याद रखना, कंटेंट की वैल्यू कभी नहीं है, कंटेंट की वैल्यू कभी नहीं है। इसीलिए पेड बैच चाहते हैं कि YouTube पे खूब बातें करो, खूब बातें दो, और पेड बैच में बच्चों को बुला करके वहां पर डिटेल में पढ़ाओ, क्योंकि वो बच्चे ने फीस दी है तो वो तो जाहिर सी बात है पढ़ने आया है। वो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, फीस दी है तो पढ़ने आया है, वरना वो टाइम पास करने नहीं आता फीस दे करके। YouTube फ्री होता है तो आप लोगों को लगता है किसी काम का ही नहीं है, छोड़ो इसे, किसी काम का नहीं है, इसे छोड़ते हैं। और मेरे भाई छोड़ते छोड़ते ना, तो ये बात सही है, इस वजह से लगता है कि YouTube पर ना केवल और केवल टाइम पास चलता है। जितना ज्यादा बातें दे सको उतना बेहतरीन होता है। पहाड़ी इलाके में गढ़वाली, कुमायूनी और खस, 3 बोलियों को बोला जाता है। गढ़वाली, कुमायूनी और खस। चलिए, शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित, प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही डैश क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? मैंने कहा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सुनिश्चित हैं, यानी कि समाज के बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, जैसे कवि वगैरह हम रख सकते हैं, तथा निश्चित, प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही कहलाता है। इनके द्वारा जो भाषा को बोला जाता है वही भाषा मानक भाषा कही जाती है, ऐसा कहा जाता है। आगे देखिए, मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा, कृश शब्द का उचित विलोम क्या है? कृश शब्द का उचित विलोम क्या है? 26 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए, बताइए जल्दी से। मैंने कहा क्रश का विलोम क्या हो सकता है? अब क्रश उस पे मत ले जाना, वो मेरा क्रश है। ध्यान से देखो, एक बात याद रखना, क्रश का मतलब क्या होता है? आपने कई बार रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा कि बोतल को यूज करने के बाद तोड़ मरोड़ कर, क्रश कर कर फेंक दें। फेंक दें मतलब एक ढुल्ली पुल्ली सी हो जाएगी बोतल। फिर एक हष्ट पुष्ट बोतल, जब पानी लेते हैं तो कितनी सुंदर लगती है बोतल, ऐसे लगती है भाई साहब कितनी सुंदर है। मगर एक बार उसको नीचे फेंक के तोड़ मरोड़ दिया तो उसकी वो जो गुंडी पड़ जाती है, जो लाइनें, वो जाती ही नहीं है। तो मेरे दोस्त क्रश का मतलब होता है हष्ट पुष्ट। क्रश का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? हष्ट पुष्ट होता है। 26 का बिल्कुल सही आंसर है सी। आगे देखिए, निम्न में से किन के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? किन के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? फटाफट बताइए, बताइए किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? पुल्लिंग बताना है। मैंने कहा भाषाओं के नाम, ध्यान से नोट कर लेना क्या कहा मैंने। भाषाओं के नाम लिख लो, भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, ध्यान से लिख लो, किसके नाम? बोलियों के नाम, बोलियों के नाम, भाषा, बोलियों के नाम और विभाषा, इनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। विभाषा के नाम
उपभाषा यानी जो भाषा बोलियों से रिलेटेड है, इनके नाम ऑलवेज लिख लेना क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ये ऑलवेज कैसे होते हैं मेरे दोस्त, स्त्रीलिंग होते हैं। हमें पुल्लिंग छांटना है तो भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग, नदियों के नाम स्त्रीलिंग, गंगा नदी बह रही है यानी कि स्त्रीलिंग। दिनों के नाम, तिथियों के नाम, तिथियां जैसे अष्टमी, सप्तमी, नवमी, दसवीं, 11वीं, 12वीं, त्रयोदशी, यानी कि मेरे दोस्त तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप कहते हो मेरे दोस्त क्या है, आज सोमवार निकल गया, हम ये तो नहीं कहते सोमवार निकल गई, हम ये तो नहीं कहते मेरे दोस्त की सोमवार निकल गई, क्योंकि दिनों के नाम ऑलवेज पुल्लिंग में काउंट किए जाते हैं। आगे चलिए, भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को क्या कहा जाता है, बताइए फटाफट, इनके विवरण को क्या कहा जाता है। तो मैंने कहा जब हम भूतकाल यानी जो हमारा पहले टाइम निकल चुका है और जो टाइम अभी चल रहा है, सपोज करो हम 2008 में गए थे कहां घूमने, कलकत्ता, और जो अभी चल रहा है इनकी घटनाओं को मिक्स करके हम एक प्रसंग में डाल दें, एक छोटी सी एक हम पुस्तक निकाल दें 10-20 पेज की, तो इनको क्या कहा जाता है, संक्षिप्त विवरण। जब इनका लिख दिया जाता है तो इसे प्रतिवेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिवेदन। आगे देखिए, निम्न में निषेधात्मक वाक्य को चुनिए। निषेधात्मक वाक्य यानी निगेटिव वाक्य कौन सा है, जल्दी बताइए। निम्न में निषेधात्मक वाक्य कौन सा है, फटाफट बताइए जल्दी से शेयर करके एक बार। निषेधात्मक वाक्य 29 क्वेश्चन का आंसर बताइए। ध्यान से, सीधा सा दिख रहा है, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, विधानवाचक। मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, ये देखो नहीं आ गया, सीधा सा दिख रहा है। नहीं आते ही ये नकारात्मकता का बोध कराने लगा। नहीं जैसे ही आया तो ये क्या बन गया, नकारात्मक वाक्य बन गया, और हमें नकारात्मक ही छांटना था। चलिए 30 क्वेश्चन का आंसर, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं, तद्धित, कृदंत, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है इस क्लास को ना शुरू करके भारी मिस्टेक हो गया, हमसे भारी मिस्टेक हो गया। सच में लगता है कभी कभार कि भारी मिस्टेक हो गया है। कोई नहीं, चलिए देखते हैं कुछ दिन और। फिर मैंने कहा हिंदी भाषा में मेरे दोस्त 3 प्रकार के लगा लो। अब जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उपसर्ग और प्रत्यय का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम बताएंगे तद्धित, कृदंत क्या होते हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, ईश्वर करे आपकी नौकरी लग जाए, ईश्वर करे आपकी शादी हो जाए, ईश्वर करे ऐसा हो जाए, ईश्वर करे वैसा हो जाए। बताइए जल्दी से, चलिए रट गया है भी, बताइए 31 क्वेश्चन का आंसर। मैंने कहा ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, बी दे रहा विस्मय आदि बोधक। बहुत 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 बढ़िया, बहुत सही आंसर। क्या बोलूं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताइए मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बताइए बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए मेरे भाई। ठीक है, मैंने कहा भैया ईश्वर करे आपकी शादी हो जाए, ईश्वर करे आपकी पूरी क्रिकेट टीम खड़ी हो, ईश्वर करे कि आप नौकरी लगाएं और लाल बत्ती में घुमाने ले जाएं। तो भैया मैंने कहा आपने क्या देखा, ये चिन्ह देखा और आपने क्या लगा दिया, विस्मयादि बोधक लगा दिया। हम खुश ना हुए इससे, क्योंकि भैया आपकी यात्रा शुभ हो। मैंने कहा ईश्वर करे आपके बच्चे जल्दी हो, मेरी इच्छा है कि आप जल्दी से शादी करें। तो मेरे भैया मेरी इच्छा है तो इच्छावाचक वाक्य होगा हमेशा क्या है, आपने ये चिन्ह देखा और सीधा विस्मयादि बोधक नहीं ठोक देना है, पहले देखना है हमें कौन सा वाक्य है हमारा, ये सीधा विस्मयादि बोधक नहीं होगा। ईश्वर करे सर का ब्याह जल्दी हो जाए, बिल्कुल सबको बुलाएंगे, भंडारा करेंगे, खाना तो देंगे नहीं, बुफे मुफे नहीं मिलेगा मेरी शादी में, भंडारा होगा, आलू की सब्जी होगी, पूड़ी होगी और बूंदी होगी और कुछ ना होगा, ठीक है, और बैठने के लिए जमीन में चटाई डली होगी। तंत्र का एक अर्थ बताओ, तंत्र किसे कहा जाता है? मैंने कहा एक सिस्टम, एक जो सिस्टम होता है, एक जो सिस्टम होता है, एक जो सिस्टम होता है तो उसको हम तंत्र कहते हैं। तो मैंने कहा तंत्र कहा किसे जाता है, फिलहाल मुझे ये बताइए तंत्र किसे कहते हैं। 32 क्वेश्चन का आंसर
बताइए। पाला, पाला तो एक हिम होती है जो ओस की बूंदें आती हैं। तम मतलब अंधेरा होता है। तारा का मतलब जो स्टार आकाश में चमक रहा है। मैंने कहा तंत्र एक बिहू, जिसको कहा जाता है बिहू। क्या कहा जाता है? बिहू। बिहू रचना जिसे कहा जाता है मेरे दोस्त। तो बिहू रचना किसमें होती है? याद रख लेना मेरे दोस्त, सेना में बिहू रचना का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है दुश्मनों को कैसे घेर करके मारना है, वो हमारी बिहू रचना होती है। समझ आया? कुछ भी मतलब कुछ भी, सर की शादी हो जाए, सर के बालक साथ पढ़े लिखें, मतलब कि बस मैं बालक पैदा करने के लिए ही जन्मा हूं और किसी काम के नहीं। मतलब मुझे केवल एक ही काम बचा है अब इस दुनिया में, बालक पैदा करना शादी करके। और कुछ मेरा भी भविष्य है मेरे भाई, मेरा भी भविष्य है, मेरी भी सुन लो। मतलब नहीं, वो नहीं सुनना। लिपि से क्या अभिप्राय है? अब देखो भैया, मैंने कहा था लिपि की परिभाषा मेरे दोस्त सीधा एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने पहले कहा था सीधा पेपर में लिपि की परिभाषा पूछी जाती है। और देखो आया, किसे कहा जाता है लिपि? लिपि किसे कहा जाता है? मैंने कहा था भाषा के मौखिक ध्वनियों को, मैं आपसे जो बोल रहा हूं, मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। मैंने कहा जिन चिन्हों, मैंने आपके सामने लिखा भाषा, मैं आपसे भाषा बोला, मैंने भा को देखो ऐसे लिख दिया। तो मैंने कहा जिन चिन्ह, जैसे आपके बच्चे होंगे तो आप उन्हें पढ़ाओगे बेटा एक चूल्हा बना दो, बेटा दूसरा चूल्हा बना दो, बेटा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये बन गया आ। तो मैंने आ को लिखने के लिए विशेष प्रकार के चिन्हों का उपयोग किया, उसी को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और भाषा को पढ़ना है, लिखना है और समझना है, इसके नियमों का जो नियम दिए गए हैं वो व्याकरण में दिए गए हैं, भाषा को सही रूप से लिखने के नियम। आगे देखिए, जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता होती है? बताइए किसकी? मेरे दोस्त वापस लौटाना होता है तो पृष्ठांकन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, कोटैब में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से देखिए, कोटैब में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताइए, कोटैब में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग की बात की जा रही है, ध्यान से देखो, प्रत्यय नहीं पूछा, उपसर्ग। मैंने कहा कुटी तो होगा नहीं, कुटी तो होगा नहीं, कुट तो होगा नहीं, कुट नहीं होगा। यदि कुट बचेगा मेरे दोस्तों तो याद रखना कुट के बाद वा बचेगा, और वा बचेगा तो वा प्रत्यय हो जाएगा, और वा जब प्रत्यय हो जाएगा तो हमसे प्रश्न में प्रत्यय पूछा ही नहीं है, हमसे प्रश्न में तो ऑप्शन पूछा है, उपसर्ग, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे जैसे कुचक्र होता है, जैसे मैंने क्या कहा, कुचक्र होता है तो कु प्लस चक्र, इसमें भी मेरे दोस्त कु क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। कु क्या हो जाएगा? उपसर्ग। कहा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्नि का पर्यायवाची नहीं? आग, ज्वाला, कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा आग का पर्यायवाची? जल्दी से यार शेयर वेयर करो, कल हम 200-250 तक थे, आज 200 नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? डिक्रीज तो होना ही नहीं है, इंक्रीज। सर आपके बच्चे आपका भविष्य ही तो हैं, यहाँ खुद का भविष्य खतरे में हो और बच्चों का भविष्य बनाने, यार मेरे भाई ऐसा है, भविष्य सब देखो, परिवार जो होता है भविष्य ही होता है। हमारे माता पिता, आपके माता पिता और भाई बहन, जो जितना भी हमारा परिवार है, आपका परिवार है, सब आपको लगता है कि हमारे परिवार के साथ कभी अनहोनी ना हो, हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, वो एक बात सही है। मगर मैंने क्या कहा था आपसे सुबह की क्लास में, मेरे दोस्त इतने काबिल बन जाना कि आप अपनी बारात लेके जा रहे हो ना तो किसी दूसरे की कार आपको किराए से ना ले जानी पड़े, आप अपनी बारात में अपनी कार लेके जाओ, दूसरे की कार ले जा रहे हो, चलो भैया हमारी शादी है, हमारी पत्नी को लेने चलना है, और 1800 रुपए लोगे कि 2000 रुपए लोगे? वो कहेगा मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, तो अब आपकी पत्नी एक दिन और नहीं आएगी, ऐसा ही तो होगा। मैंने कहा कौन सा विकल्प है? मैंने कहा दनुज, दहन, पावक, अनल, ये तीनों पर्यायवाची हैं। चलिए बताइए दनुज किसका पर्यायवाची? कोई बता सकता है दनुज किस चीज का पर्यायवाची है? 36 क्वेश्चन का आंसर, दनुज किस चीज का पर्यायवाची है? बताइए फटाफट। अधिष्ठाता में उपसर्ग है, अधिष्ठाता में उपसर्ग है। अरे भाई सब लोग परिवार है, हम सब लोग एक दूसरे के परिवार है, आप हमारे लिए, हम आपके लिए, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ए वतन तेरे लिए, ठीक है ना? ठीक है, मैंने कहा अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? अधिष्ठाता, अधिष्ठात्री देवी, देवों की देवी। मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है,
मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है। चलिए, टू व्हीलर है, उस पर बैठा के ले आएंगे हम, ठीक है, उस पर बैठा के ले आएंगे। क्या करें फिर, मांगेंगे तो नहीं किसी से। चलिए बताइए 37 क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने कहा अधिष्ट नहीं, क्योंकि अधिष्ट हो जाएगा तो लास्ट में बचेगा ता, और ता क्या हो जाएगा, प्रत्यय। जो लास्ट में होता है वो प्रत्यय, उपसर्ग पूछा गया इसलिए ये तो कट गया। मैंने कहा अध नहीं, अध होगा तो फिर ई कहां जाएगा, इसमें ई नहीं है, इसमें ई नहीं है, एक ही ऑप्शन बचाता, सीधा सही हो जाएगा। सीधा सा आगे देखिए, कोप का विपरीतार्थक शब्द। कोप क्या होता है, आपने रामायण में सुना होगा, जब दशरथ से दासियां आके कहती हैं कि महारानी केकई कोप भवन में पधारी हैं, कोप भवन में आपका इंतजार कर रही हैं। कोप भवन का मतलब होता है कि महारानी को इतना गुस्सा आ गया था, इतना गुस्सा कि कोप, भैया इन लोगों के गुस्से वाले कमरे होते थे और सोने वाले कमरे अलग होते थे, बैठने वाले कमरे अलग होते थे। आजकल तो 1 BHK मिल जाए वही बहुत है, उसी में सोना, उसी में उठना, उसी में बैठना, उसी में नहाना, सब कुछ। मगर इनके देखो कोप भवन, तो कोप का मतलब क्या होता था, क्रोध। कोप का मतलब होता है क्रोध। अब मैंने कहा इसका उल्टा बताना है, क्रोध का ये तो समानार्थी है, रीझना। अब बताओ कृपा या शांत, क्या लगाओगे, 2 ऑप्शन में दो। 38 का ए दे रहा है, उल्टा दे रहा है। कोप का मेरे दोस्त ये समानार्थी हो जाएगा। कोप का मतलब क्रोध होता है, कोप का मतलब होता है क्रोध। मैंने कहा भैया हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखना, कृपा बनाए रखना, हमसे गुस्सा मत होना। आप फोन नहीं करोगे तो मेरा दिल कैसे लगेगा, मेरा दिल ही नहीं लगेगा, रात ही नहीं कटेगी, तुम्हारा फोन नहीं आएगा। तो आप कहते हो ना मेरे से लड़ना झगड़ना मत, भले ही गुस्सा हो लेना थोड़ा सा। तो कृपा इसका विलोम होता है, उल्टा देखना था मैं। राजस्थान में कौन सी बोली जाती है, ध्यान से देखना। खड़ी बोली को कौरवी बोली कहा जाता है। कौन सी बोली, कौरवी बोली। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। इसकी ट्रिक लिख लेना, ABC। इसकी ट्रिक क्या है, ABC। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, यानी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मेवाती, हाड़ौती, ढूंढारी, जयपुरी ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है। और कन्नौजी बोली तो खुद एक किस में आती है, हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये दोनों बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, राइट। चलिए आगे देखना, इमा प्रत्यय रहित शब्द चुने। बताइए क्या कहा गया, इमा प्रत्यय रहित शब्द, जिसमें इमा प्रत्यय नहीं है। फटाफट बताइए जल्दी से। देखो आप 200 कर दीजिए, फिर मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूं। थोड़ा तो लगेगा सर क्या होने वाला है, हाय मौका मौका मौका, और आपने 200 कर दिए तो हम बुला लेते हैं। तो थोड़ा सा सर से आप बात कर लीजिए, साहिल सर हैं, मौका मौका करने जा रहे हैं कल, तो बात करेंगे क्या है मौका आखिर। बिल्कुल सर, पहले तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद मेरे दोस्त, सभी को गुड इवनिंग। सभी का दोस्त, जैसा अभी आप हिंदी पढ़ रहे थे, लेकिन मैं आप सभी से थोड़ी सी बात करने आया हूँ एक मौका को लेकर। एक मौका आ रहा है, आप सबके पास एक अवसर आ रहा है। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सबके पास एक अवसर आ रहा है, एक मौका आ रहा है। आप सभी लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग सब्जेक्ट भी पढ़ते होगे। रीजनिंग पढ़ते हो ना, तर्क शक्ति पढ़ते हो ना, आपकी जो थिंकिंग होगी वो कहीं ना कहीं आपने बढ़ा रखी होगी, उस पर भी काम कर रहे होगे। तो उसी रीजनिंग को लेकर कल सुबह 10 बजे मैं लेकर आ रहा हूं एक मौका, यानी कि आप सभी के पास होगा एक मौका अपनी पहचान बनाने का। रीजनिंग कब स्टार्ट हो रहा है, कल से, और उसका पहला एपिसोड कल सुबह 10 बजे आएगा डिफेंस अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कहां आने वाला है आपका जो पहला एपिसोड आने वाला है, वो आने वाला है मेरे दोस्त डिफेंस अड्डा। डिफेंस अड्डा आप सर्च करना, क्या डिफेंस अड्डा, जैसे आप यूपी अड्डा सर्च करते हो वैसे ही सर्च करना, डिफेंस अड्डा 24/7। वैसे ही आप जुड़ जाओगे। सर टाइम वगैरह लिख दिया है सर ने, 10 बजे कल होगा, सैटरडे के दिन होगा, पहला एपिसोड है। इसमें आप सर के साथ जुड़ेंगे और इसमें रीजनिंग के छोटे से लेकर के, यानी डिफेंस लेवल तो आप जानते ही हो, CDS लेवल और UPSI लेवल सर हार्ड है। बिल्कुल सर, यहाँ पे ना बिल्कुल बेसिक रीजनिंग रहेगी, जनरल रीजनिंग रहेगी, जितनी भी आप लोगों ने पढ़ रखी है, छोटी छोटी कोडिंग डिकोडिंग, आपका ब्लड रिलेशन के छोटे छोटे से क्वेश्चन की, ये उनके मामा की लड़की है तो ये उनकी कौन लगी, उस टाइप के क्वेश्चन। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन का आपका क्विज होगा, जिसमें जो विनर बनेगा, जो टॉप पर आएगा, जो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, उसके पास मौका है अपनी पहचान बनाने का। उसका नाम, उसका फोटो पूरे अड्डा 247 के परिवार की तरफ से दिखाया जाएगा, क्रिएटिव के थ्रू सब जगहों पर शो किया जाएगा, उसको पहचान मिलेगी पूरे इंडिया के स्तर पर। तो पूरा भारत से हर कोने कोने से लोग आ रहे हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं। आपके परिवार में कोई
कोई है जो प्रिपरेशन करता हो, आपके रिलेटिव में कोई है जो प्रिपरेशन करता हो, आपके दोस्तों में कोई है या आपकी कोई दोस्तनी है जो प्रिपरेशन कर रही है, उन सबको बुला सकते हो कल सुबह 10 बजे के लिए। लिंक आपको मिल जाएगा जहां से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर, सर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड हो चुका है, वहां आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक को हम लोग कमेंट में भी आपको क्या करवा देंगे, पिन करा देंगे, वहां से भी आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। लेकिन कल सुबह 10 बजे जुड़ना मत भूलना मेरे दोस्त। डिफेंस अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल बेसिक होकर आपको लगता है कि आपको रीजनिंग आती है, आपको लगता है आप सोच तो लेते हो, आपका दिमाग तो काम करता है चाहे खुराफातों में क्यों ना करता हो, तो कल सुबह 10 बजे जुड़ना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। दीक्षा पूछ रहे हैं सर मैं आऊंगा तो मुझे आर्मी में बना देंगे? आ जाओ, वर्दी बट रही है। क्या देखो भैया, बिना मेहनत के तख्त और ताज हासिल नहीं होते, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आज कर, देखो हमारे सामने हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं सर। या तो आप क्या करो, 2 महीने मेहनत कर लो तो आगे के 60 साल आराम से निकाल लोगे, या तो 2 महीने आराम कर लो, आगे के 60 साल मेहनत में निकाल लो। 2 चीजें आपके पास हैं, या तो 2 महीने मेहनत बराबर 60 महीने मेहनत। आपको एक ना एक चीज लाइफ में करनी ही पड़ेगी। तो सोचिए सर कि कुछ बेहतर करना है तो बेहतर बनना पड़ेगा। बिल्कुल सर। बाकी एक छोटा सा बस मैं एक लाइन और भी ऐड करना चाहूंगा। अगर किसी को लगता है कि मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, या फिर मुझे किसी आर्मी फोर्सेस को ज्वाइन करना है, या नेवी के अंदर जाना है आपको या आपके परिवार में किसी को, तो अड्डा 247 का जैसे यूपी अड्डा चलता है उत्तर प्रदेश की भर्तियों के लिए, वैसे ही डिफेंस सर्विसेज के लिए, वैसे ही आपकी फोर्स की सर्विसेज के लिए डिफेंस अड्डा का चैनल चलता है। उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर आप जाके सेशंस को देख सकते हैं। अगर आपको डिफेंस की प्रिपरेशन करनी है तो आप डिफेंस अड्डा पर आ सकते हैं, रोज वहां क्लासेस चलती हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, थैंक यू। चलिए, और मैंने क्या कहा, बिल्कुल अंशु आपको भी प्रणाम, हमारा आपको भी प्रणाम, सत श्री अकाल, राधे राधे, सभी को प्रणाम। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ लज्जित ना होना है? मतलब किसका अर्थ कहा जा रहा है लज्जित ना होना? आपको बहाना मिल जाए बात करने का, बस फिर तो आपने जाना मैं सबसे ज्यादा खुरापात हूं, कितने अड्डा हैं और मैं आऊंगी तो क्या मिलेगा। मुझे सीमा तो बोल रही है सर मुझे सुबह याद दिला देना। चलिए सुबह सबको फोन करूंगा मैं कि उठ जाओ, 10 बजे से सेशन शुरू होने वाला है, उठ जाओ भाई उठ जाओ। सपने में आऊंगा सबके, देखना सपने में आऊंगा और डराऊंगा, सबके सपने में आके डराऊंगा, उठो 10 बज गए हैं और पहुंचो जल्दी। कैसी बात है, मतलब आपको केवल बात करने का बहाना चाहिए, फिर तो आपने सब अपने आप कर लिया। चलिए कोई नहीं। 41 का मतलब लज्जित ना होना, आंखों में पानी ना होना, लज्जित ना होना, आंखों पर चर्बी छाना, लज्जित होना, लज्जित ना होना, आंख में गड़ना, आंख में चढ़ना, आंख में पानी ना होना। सही विलोम युग्म नहीं है। सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है हमारा, बताइए। तो मैंने कहा ध्यान से देखो, सही विलोम आ का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी किसी चीज के साथ, ठीक है। मैंने कहा रोगी का विलोम निरोगी होता है, आरोगी कब से होने लगा। रोगी का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, निरोगी होता है, आरोगी नहीं होता है। तो मेरे दोस्त हमें सीधा सा डी ऑप्शन दिख रहा था और मैंने 100% डी ऑप्शन को ही लगा दिया। क्यों लगा दिया, यही हमारा ऑप्शन था। आगे देखिए, आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है, आशा से बहुत अधिक। मैंने कहा मुझे जिस चीज की आशा नहीं थी, मुझे कहीं आशा से ज्यादा कोई चीज मिल जाए, बिल्कुल वही मैंने कहा, वही तो मैंने कहा, बिल्कुल फिक्र होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए, हर किसी को होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, देखो मेरी डिक्शनरी में हमेशा 2 शब्द होते हैं, या तो 1 साल मेहनत, देखो 1 साल जी तोड़ मेहनत कर लो, 1 साल मेहनत, 1 साल मेहनत कर लो तो आपको क्या है 60 साल आराम रहेगा, 60 साल आपको आराम रहेगा। या तो ऐसा कर लो, या तो आपको ये करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, ये आपको करना ही करना। या तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 1 साल आराम करना पड़ेगा आपको, या तो आप 1 साल आराम कर लो अभी और 60 साल मेहनत कर लो, या फिर 60 साल मेहनत कर लो, या 60 साल मेहनत। आपको इन दोनों में से एक ना एक तो करना ही पड़ेगा। आपको क्या, हर एक इंसान को जो पढ़ रहा है एक ना एक चीज इसमें से फॉलो करनी है। या तो आप पहला विकल्प उठा लें या दूसरा विकल्प उठा लें, दोनों में से एक विकल्प तो आपको उठाना ही उठाना है, ये तय है। यदि आप नहीं उठाओगे तो ईश्वर आपसे उठवा देगा। कहा जाता है ना, समय से बदले, समय बदलने से पहले खुद को बदल लो तो अच्छा है। जिस दिन समय ने आपको बदला, जिस दिन समय ने करवट ली, उस दिन किसी लायक ना बचोगे। याद रख लेना, किसी लायक
लायक ना बचोगे तो इन दोनों में से एक ऑप्शन तो आपके माथे पड़ना ही पड़ना है। या तो समय रहते मेरे दोस्त तुम बदल जाओ, वरना जिस दिन समय अपनी झोली बदलेगा, आपकी झोली में कुछ डालेगा तो बड़ी तकलीफ होती है। इसको कहा जाता है मेरे दोस्त आशातीत। क्या कहा जाता है? आशातीत। आगे देखिए, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है, मैंने कहा दोपहरी, 2 बार, 2 पहरों का समाहार, 2 पहरों का समाहार। मैंने कहा वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार खाता हो उसे एकहरी कहा जाता है, एकाहारी कहा जाता है। अल्पाहारी जो कम खाता हो, भिक्षु जो भिक्षा मांगता है। और मेरे दोस्त एक बात देखना, ये सन्यासी गलत लिखा हुआ है। सन्यासी की सही वर्तनी क्या है? सा और न्यासी, यानी कि अनुस्वार भी आएगा और ना भी आएगा, ये सन्यासी की सही वर्तनी है। 45 क्वेश्चन का आंसर। कुमार का एक अर्थ क्या है? कुमार किसे कहा जाता है? ध्यान से 45, कुमार का एक अर्थ क्या है? प्रभाव, हीरा, तोता या गौतम। तो मैंने क्या जानना चाहा, बताइए कुमार का एक अर्थ क्या है? फटाफट से यार मेरे भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? समझ नहीं आता है आज कल क्या रहे हो आप लोगों के मन में चल क्या रहा है? मैंने कहा कुमार का एक अर्थ तोता होता है। कुमार का मतलब तोता। बहुत धन लाभ होना, धन का बहुत लाभ होना। मैंने कहा बहुत धन का लाभ होना। मैं भाई साहब रास्ते से जा रहा था, मुझे एक बैग मिल गया 2000 के नोटों से भरा, जिसमें कम से कम 50-60 गड्डी बोलते हैं ना जिसे, 50-60 गड्डी रखी हुई थी। मैंने कहा भाई साहब मजा आ गया। मैंने क्या कहा? भाई साहब मजा आ गया, क्योंकि एक 2000 के नोट की गड्डी 2 लाख की होती है। और मैंने कहा 2 लाख का मल्टीप्लाई यदि हम 40 गड्डियों से कर देते हैं तो मेरे दोस्त 80 लाख रुपए हो जाते हैं। आप कहोगे सर 80 लाख में तो हम जीवन काट लेंगे। मेरे दोस्त जीवन काटना ना काटना एक अलग बात है, पैसों को खर्च कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। 46 का क्या दे रहा है? मैंने कहा बहुत धन लाभ होना, यानी कि कुबेर महाराज हम पे खुश हो गए हैं। यानी कि एक आंख से देखना, कंचन बरसना। कंचन बरसना का मतलब होता है भाई साहब आपके पास धन की कमी ना होना, आपके पास भरपूर धन होना। यानी कि कुबेर भगवान आप पे खुश हो गए, लक्ष्मी माता ने आपकी क्या है सुन ली है। आगे देखिए, संभ्रम का विलोम क्या है? संभ्रम का विलोम क्या दे रहा है? फटाफट बताइए। संभ्रम बताइए क्या दे रहा है? संभ्रम का विलोम क्या दे रहे हैं? एक बात याद रख लेना, हमारी क्लास सोमवार से चलती है शनिवार तक, सोम से शनिवार तक चलती है। ध्यान से देख लेना, सोम से शनि चलती है, सुबह टॉपिक चल रहे हैं। सोम से शनि तक चलती है, सुबह 8 से 9, सुबह 8 से 9। सब लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। सुबह 8 से 9 चलती है और शाम 4 से 5 चलती है, और शाम 4 से 5 चलती है। ठीक है ना, शाम 4 से 5 चलती है। एक क्लास हमारी डेली चलती है, सोम से शनिवार। लिख लेना, सोम से शनिवार चलती है। तो आप सब लोग इस क्लासेस में जुड़ा कीजिए। यह मेरा बचपन से सपना है, मुझे एक बैग पैसा गिरा हुआ मिले दीक्षा। अरे भाई सबका होता है, सबका होता है, मेरा भी रहा है कि मुझे एक जब सो के उठूं ना तो पूरा कमरा पैसों से भरा हुआ मिल जाए। जब रास्ते से जा रहा हूं तो एक बैग भरा हुआ मिल जाए पैसों से, या जेवरात मिल जाए, हीरे मिल जाए। मैं कहीं जा रहा हूं पैदल तो एक पैर में हीरा टकरा जाए और मुझे मिल जाए और मैं जल्दी बेच दूं, ऐसा होता है। चलिए, तो संभ्रम का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त? संयम होता है। संभ्रम का विलोम क्या होता है? संयम होता है। देखो, जितने भी दोस्तों ने अभी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पैसों भरा बैग नौकरी के बाद मिलेगा, जब सैलरी आएगी अकाउंट में, बस इसके पहले नहीं। ठीक है ना। चलिए, अब मैंने कहा ध्यान से सुनो। अब हमारे अच्छा आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। 47 क्वेश्चन हो गए, कल से हम ज्यादा करने का प्रयत्न करेंगे। फिलहाल ध्यान से देखो मैंने क्या कहा। मैंने कहा आपका आज रात 12 बजे तक के महापैक पर डबल वैलिडिटी ऑफर है। यदि आप यूज कोड करते हैं Y298 तो मेरे दोस्त आपको डबल वैलिडिटी का लाभ मिल जाएगा। कोई भी बैच आप बाई करें आपको डबल वैलिडिटी का लाभ मिलेगा महापैक पर। आगे देखिए, या तो आप उम्मीद जो 27 तारीख से शुरू हो गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का, ये तो यूपी PCL का आज से ही शुरू हुआ है, मैंने आज ही क्लास लिया है। तो आप या तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सब में आपको कोड वही लगाना है, यूज कोड Y298। जैसे ही आपने इस कोड का इस्तेमाल किया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।
चलिए, या तो आप टीचिंग का, या तो मैंने क्या कहा, टीचिंग का सीटेट या यूपी टेट, या इसको ले लीजिए तो फिर आपको कुछ नहीं लेना है, महापैक। टीचिंग का महापैक में आपको कुछ नहीं लेना है। और जिसको नहीं समझ आ रहा कैसे क्या लेना है तो मेरे दोस्त मुझे कमेंट कर देना, और जिसको समझ आ रहा है तो पूरी फीस जमा ना करे, इस कोड को अप्लाई जरूर कर दे। इस कोड को एंटर कूपन कोड करके इसको अप्लाई कर दे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे दोस्त हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और खुश रहेंगे। और जल्दी से मेरे दोस्त कल हम फिर मिलते हैं सुबह 8 से 9। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरे दोस्त मैदान में लड़ते रहिए जब तक पेपर ना हो जाए। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे प्यारे दोस्त मिलते हैं सुबह 8 से 9। क्लास को शेयर करते रहे। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू।